नमस्कार दोस्तों। आज आपका फिर से हमारी लाइव क्लास में स्वागत है। और आज हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की क्लास में S1 के तीसरे पौधे के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी को आज हम आपसे साझा करेंगे, शेयर करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ मेडिसिन के जो सोर्स हैं कि प्लांट को किस तरीके से, कौन कौन से पार्ट को कैसे इकट्ठा किया जाता है और कोऑबिशन प्रोसेस को कैसे अप्लाई करके हम उससे मेडिसिन बनाते हैं। तो आइए जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जो मेडिसिन हैं प्लांट किंगडम के पौधों से ही, है ना, बनाई जाती हैं। और इनका उपयोग इलेक्ट्रो होम्योपैथ में ही नहीं बल्कि होम्योपैथ में भी किया जाता है। परंतु इनकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, इनकी जो पावर है, वो निकालने के लिए होम्योपैथ और इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो प्रोसेस है, जो बनाने का उसका जो विधि है, उसमें टोटल अंतर है, उसमें बिल्कुल फर्क आ जाता है। क्योंकि देखिए, और इसी अंतर की वजह से ही इनके रिजल्ट में भी डिफरेंस आता है। तभी कहते हैं कि होम्योपैथ से बनी हुई जो मेडिसिन हैं वो थोड़ा सा धीरे धीरे प्रभाव देती है, और जबकि हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो मेडिसिन हैं वो तुरंत प्रभाव से आपकी बीमारी को ठीक करती हैं और एकदम असरदार साबित होती हैं। सबसे पहले तो क्या है कि क्योंकि ये जो पैथी है आपकी इलेक्ट्रो होम्योपैथी, इटली यानी कि यूरोप के देशों से ये आई है, जर्मनी से होम्योपैथ आई है और इटली से इलेक्ट्रो होम्योपैथ आई है। तो एक तो फर्क यहाँ यही जान लीजिए कि वहां का जो एनवायरमेंट है और वहां के जो पौधे हैं, वो जो इसके जितने भी पौधे हैं वो सारे उसी यूरोपियन जो टेरिटरी है, रीजन है, उससे संबंध रखते हैं। तो ये बात जानिए। और बहुत सारी जो पौधे हैं हमारे भारत में भी मिल जाते हैं, लेकिन अभी हमें जरूरत है भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो रिसर्च कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि इससे संबंधित जितने भी पौधे हैं वो यहीं उनका कल्टीवेशन करें, उन्हें उगाए, और ताकि जो इसके जितने भी डॉक्टर बनने के लिए जो छात्र हैं, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, या चिकित्सक ऑलरेडी जो बन चुके हैं, या रिसर्चर हैं जो शोध कर रहे हैं इस चीज के ऊपर, ताकि हमारे जो ये मेडिसिन है ना इसके बारे में पूरी जानकारी ले पाए। तो जरूरत तो यही है। धीरे धीरे इस बात के ऊपर हर तरफ अब समझ आ चुकी है, और बहुत सारे जो एजुकेटेड जो डॉक्टर्स हैं वो इस फील्ड में आ चुके हैं और वो इस चीज को समझ भी रहे हैं। आगे आपको बताते हैं कि इसकी जो मेडिसिन बनाने के लिए इसका कलेक्शन कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो जो जितने भी पौधे हैं उनके अलग अलग जो कंपोनेंट्स हैं उनको जो इकट्ठा करना होता है वो जनवरी और फरवरी में ही किया जाता है, क्योंकि इस मौसम में जितने भी प्लांट्स होते हैं हमारे पूरी तरह से खिले हुए होते हैं, पूरे अपने जोश पे होते हैं। इनमें नई नई पत्तियां आती हैं, इनमें पूरे पूरे फूल आ जाते हैं, है ना। इनके जो कुछ भाग हैं जैसे बार्क यानी कि छाल, बीज, है ना, ये तो दूसरे मौसम में भी हम इसके इकट्ठे कर सकते हैं। लेकिन जो पौधे हैं जो उनका पीक टाइम है जनवरी से फरवरी का जो महीना है, उसमें क्या होता है कि जब हम उसको इकट्ठा करते हैं तो उसकी जो पूरी ताकत है, जो पौधे ने पूरी जीवन भर में, पौधे का जितना जीवन था, तो उस जीवन भर में उसने जितनी भी ताकत, शक्ति, इलेक्ट्रिसिटी, पावर इकट्ठी की है अपने अंदर, उसको हम अपनी दवाइयों के रूप में यूज करते हैं। तो ये जो यानी कि हमने हमें एक चीज का ध्यान और रखना चाहिए, जब भी हम इन पौधों को लेते हैं मेडिसिन बनाने के लिए, जो गले सड़े पौधे बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और वहीं हमें इन पौधों को धूप से, नमी से, वर्षा से, है ना, और दूषित जो गंदगी है उससे बचा कर रखना चाहिए जब हम इसे अलग अलग कंपोनेंट्स को ले लेते हैं। जब इसके, तो इन सब चीजों से हमें बचाना चाहिए। और पौधे के जो ना जो अलग अलग पार्ट हैं, जब वो पूरी तरह से मेच्योरिटी पर आ जाए, पूरी तरह से परिपक्व हो जाए, तभी हमें इन्हें कलेक्ट करना चाहिए।
और जैसे अगर बात करें फ्रूट्स एंड सीड की, पौधे से जो हम फल और बीज को तभी इकट्ठा करते हैं कि जब वो पूरी तरह से, फल पूरी तरह से पक गया है, और पकने के बाद, फल के पकने के बाद उससे बीज हम इकट्ठा कर लेते हैं। और हमेशा जो पौधे की अवस्था जब पूर्ण हो जाती है तभी हमें इसके ऊपर करना चाहिए। दूसरा, फ्लावर्स का भी जो कलेक्शन है तभी होना चाहिए जब पूरी तरह से ये खिला हुआ हो, पूर्ण हो चुका हो, पूरी तरह से कंप्लीट, और पूरे अपने असर पर हो, ब्यूटिफिकेशन पर हो, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा हो। पूरी तरह से खिला हुआ फूल हमेशा सुंदर लगता है, और जो पूरी तरह से खिला नहीं होता तो वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है। और इसलिए इसका जो कलेक्शन है, जो समर जो सीजन है, उसमें क्या किया जाता है, सुबह सुबह के टाइम पर ही किया जाता है, जब उसमें पूरी तरह से शक्ति इकट्ठा हो गई होती है। और जो इसकी पत्तियां हैं, और जब इसकी नई पत्तियां विकसित होती हैं बसंत मौसम में जब आती हैं, और जब इसकी पुरानी पत्तियां हटकर और नई पत्तियां जब आती हैं, तो स्टार्टिंग में इनका जो कलर है वो हल्का पीला होता है। और जैसे जैसे क्लोरोफिल का निर्माण होता है, क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी जब मिलकर इसमें क्लोरोफिल जब आगे बढ़ता है, ये जो कंटेंट है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये अपना हरा रूप ले लेती है, और इसमें नए नए जो फूल हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो उस वक्त जब ये पूरी तरह से पूर्ण हो गया है, इसकी जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है पूर्ण हो गई है, तभी हमें करना चाहिए। आइए हम बात करें इसके स्टेम की, कि इसका जो तना है वो कैसे कलेक्ट करना चाहिए। तो जब पूरी तरह से विकसित हो चुका हो, सीधी सी बात है, जब स्वस्थ अवस्था में हो, पूर्ण रूप से जो विकसित तना ही इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी को बढ़ाता है ना। तो ये इस तरह से होना चाहिए। यदि हम इसकी छाल की बात करें, तो जो छाल एक किस्म से बाह्य जो है ना, एक शील्ड का काम करती है, एक सुरक्षा कवच का काम करती है ना, जो पौधे को बचाती है बहुत सारे आउटर एनवायरनमेंट से। तो इसका तभी हमें कलेक्शन करना चाहिए जब इसका पूरी तरह से विकास हो चुका हो, जब लीव्स का, यानी कि पत्तियों का, फूलों का उसके ऊपर पूरी तरह से आच्छादन हो गया हो, यानी पूरी तरह से विकसित हो गई हो, तब हमें ये चीज करनी चाहिए। अदरवाइज अर्ध विकसित अवस्था का जो पौधा होता है हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इस चीज का हमें जानना बहुत जरूरी है। और जब अगर हम इसके रूट की बात करें, जड़ की बात करें, तो पूरी तरह से जड़ को हमें इकट्ठा करना चाहिए, कुछ भी छोड़ना नहीं चाहिए उसमें से, ताकि उसकी जो ताकत है जो उसने जमीन से इकट्ठी की है वो पूरी की पूरी हमारी औषधि में, हमारी मेडिसिन में आ सके। और होल प्लांट का कलेक्शन, यानी कि होल प्लांट का जो कलेक्शन है वो बिल्कुल सही अवस्था में होना चाहिए जब पूरी तरह से पौधा परिपक्व हो गया है। और जैसा कि हमने आपको बताया, तो ये अलग अलग सिस्टम है। जैसे जैसे पौधों के साथ चलेंगे उस वक्त भी हम आपको बताएंगे कि 114 प्लांट और उन प्लांट का कौन सी फैमिली से वो संबंध रखती हैं, ये सारी चीजें। और आइए बात करते हैं कि हमने यहाँ ये भी जाना कि पौधे के अलग अलग पार्ट्स को, कंपोनेंट्स को कब कब हमें इकट्ठा करना चाहिए। अब बात करते हैं कोऑबिशन प्रोसेस की, यानी कि इस पौधे का जो एसेंस है, जो मेडिसिन रूप में हम निकालते हैं। तो आइए जानते हैं कि जो इसके डॉक्टर काउंट सीजर मैटी जी हैं, जो इसके आविष्कारक हैं, जिन्होंने इस पद्धति का विकास किया, और उन्होंने इसमें जो कोऑबिशन प्रोसेस है वो पैरासेल्सस ने जो इस चीज को बताया कि किस तरीके से इसका एसेंस निकाला जाता है। तो वो डिस्टिल वाटर में इसमें जो जिसके अलग अलग पार्ट हैं उनको पहले गलाया जाता है, सड़ाया जाता है, और फिर जब वो गाढ़ा होने लगता है तो उसमें से वो निकाल दिए जाते हैं पौधे। और गाढ़ा इतना होना चाहिए जैसे शहद हो जाता है, बिल्कुल, ताकि उसकी पूरी शक्ति, उसकी पूरी पावर उसमें कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आ जाए। और देखिए, पहले तो इस तरीके से किया जाता था कि पहले पौधे डाले, जब वो गल सड़ गए फिर निकाल दिए, फिर उसके और कंपोनेंट डाल दिए, जब तक कि वो गाढ़ा नहीं हो जाता। लेकिन आजकल बड़ा बढ़िया सा तरीका है जो अप्लाई किया जाता है। हम डिस्टिल वाटर को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ना गर्म कर लेते हैं, और उसके बाद उसमें जब वनस्पति को डालते हैं, पूरी तरह से वनस्पति डाल दी जाती है, और वो जो काम कई दिनों का प्रोसेस था वो कुछ ही दिनों में हो जाता है।
और उसके बाद जब इस जो कॉन्सेंट्रेट आ जाता है तो उसको हमें अच्छे तरह से छानना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए, ताकि जब हम इसको बिल्कुल बड़ी सावधानी से करने की जरूरत है, उसमें कोई अशुद्धि ना रह जाए, क्योंकि ये दवाई सबसे शुद्ध रूप होती है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ की जो दवाइयां हैं सबसे शुद्ध रूप मानी जाती हैं। तो इसका जो एसेंस है, अब जब एसेंस आ गया तो आपके पास एक क्रूड एसेंस आ गया इसका निकलकर, उस छानने की प्रक्रिया से जब आपने उसे छान लिया कॉन्सेंट्रेट फॉर्म को जो आपने बनाया पौधे से, उसके बाद उसको जब छाना तो एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि जब आपने इसको छान लिया तो इसका इसका जो रंग है, इसका जो स्वाद है, इसकी जो महक है, वो बिल्कुल उसी वनस्पति की तरह ही आती है जिस पौधे का लेकर ये जो कॉन्सेंट्रेट है हमने बनाया है और उससे स्पेजरिक एसेंस निकाला है। अब इसी बात में इस चीज का ध्यान और रखना चाहिए कि अब इसको देखिए, सीधे का सीधा जो हमने एसेंस निकाला इसको यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग अवस्था में होता है, इसको डाइल्यूट करना चाहिए हमें। तो हमें कैसे डाइल्यूट करना चाहिए, उस चीज को हमें फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, यानी कि 3 स्टेप तक हमें इसे तोड़ना चाहिए। 3 स्टेप तक, है ना। यानी कि एक मात्रा हमने दवाई की ली, जैसे 1 ml हमने दवाई की ली और 9 ml व्हीकल का लिया। व्हीकल में हम डिस्टिल वाटर का यूज करते हैं। उसे अच्छे से शेक किया, फिर उसमें से 1 ml हमने उस जो शेक किया था, जिसको बनाया था अलग से, उसमें से 1 ml लिया। देन दूसरे पार्ट को इसी तरीके से बना दिया 9 ml डिस्टिल वाटर लेकर। फिर इसी तरह से तीसरे पार्ट तक जाते जाते आपके पास जो मेडिसिन आएगी बिल्कुल कलरलेस आएगी, ऐसे लगेगा कि जैसे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, है ना। तो ऐसी अवस्था में ही हमें इसका यूज करना चाहिए, और फिर रोगी की अवस्था के अनुसार अब उससे आगे कितना डाइल्यूशन में आपको देने की जरूरत है, कितना कम और कितना ज्यादा, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से अपने पेशेंट को पहचान पाते हैं, उसे समझ पाते हैं। तभी आप एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रो होम्योपैथ डॉक्टर बन सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है ना। और क्योंकि इन पौधों में इतनी शक्ति होती है कि इन पौधों की ये जो मेडिसिन है, अगर हम सही डाइल्यूशन में दें पेशेंट को, तो पेशेंट के शरीर में शक्ति भी आ जाती है, और उसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं ऑर्गन से रिलेटेड, शरीर के किसी भी हिस्से से संबंधित, वो दूर हो जाती हैं। तो आइए आज इसके साथ साथ आज हम जो करेंगे, एक और पौधा, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हर रोज हम कम से कम 1 से 2 पौधे लिया करेंगे, तो आज शायद समय की जो डिमांड है वो यही है कि मेट्रिकारिया कैमोमिला, इस पौधे को आज हम जानेंगे कि ये कैसे बनता है ना। और अगर मैं बात करूं तो मेट्रिकारिया जो कैमोमिला है, इसको हम कैमोमाइल के नाम से भी जानते हैं, जर्मन कैमोमिला के नाम से भी जानते हैं इसको हम, जर्मन कैमोमिला के नाम से भी। और ये एक बहुत ही वंडरफुल एंड यूजफुल पौधा है, मेट्रिकारिया कैमोमिला। फिर मैं आपको बता दूं कि ये ना सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथ में यूज होता है, बल्कि होम्योपैथ में भी बहुत अच्छे से यूज होता है। और मैं आपको बता दूं, इस मेडिसिन का जो यूज है, स्लीप डिसऑर्डर, किसी को नींद ना आना, स्ट्रेस में रहना, है ना, और इसको माइल्ड सिडेटिव के रूप में हम यूज करते हैं। जब आपको नींद नहीं आती, आप थोड़ी डिप्रेशन में होते हैं, तो सिडेटिव मेडिसिन का यूज किया जाता है। तो एज ए सिडेटिव मेडिसिन का यूज कर लेते हैं हम, जो कि दिमाग को शांति देते हैं। सिडेटिव का मतलब कूल, काम, शांति प्रदान करते हैं। तो यही चीज है कि ये जो है एंजाइटी को भी, अगर यदि हमें किसी चीज को लेकर एंजाइटी हो रही है तो उसको भी कम करने में मदद करती है। और ये हमारी मदद करती है, हमारे शरीर में कोई भी इन्फ्लामेशन हो, आपके ऑर्गन में, बॉडी के ऑर्गन में कहीं भी इन्फ्लामेशन हो, ठीक है, जलन का एहसास हो, तो वो भी दूर करती है। और जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है पूरा, माउथ से लेकर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन तक, तो वो ट्रैक को, और यूरिनरी ट्रैक की जितनी भी प्रॉब्लम है, मूत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं, उनको ये जो है ना बहुत अच्छे तरीके से डील करता है। दूसरा, ये एक बहुत ही बढ़िया मेडिसिन क्यों कहलाई जाती है मेट्रोकारिया, कैमोमाइल टी भी आती है इसकी,
कैमोमाइल टी के नाम से भी बन जाती है, जिसको एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं, ताकि शरीर में कोई भी अगर टॉक्सिन इकट्ठा हो तो उसको भी बाहर निकालने का ये काम करती है, और सेल को प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। एक शरीर को आगे बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यदि प्रॉपर हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती रहे तो हम कभी बीमार नहीं होंगे, नहीं तो हमें बीमारियां लगेंगी। तो ये किस किस में, बहुत सारी जो बच्चों की डिजीज है, लाइक बच्चों में जब दांत निकलते हैं, बच्चों में जब दांत निकलते हैं तो उनको डायरिया भी हो जाता है, उनके पेट में भी दर्द रहता है ना। जब जो दादी माँ हरड़ और जायफल को यूज करती थी बच्चों के लिए, ठीक है। तो इस तरह से जो है ना, ये जो मेडिसिन है बहुत ही ज्यादा फायदा करती है, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेडिसिन है। मैं आपको बता दूं कि ये जो फीमेल से संबंधित, स्त्रियों से संबंधित जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, जैसे स्पैज्मोडिक पेन, है ना, एकदम शरीर में अकड़न जकड़न और शरीर में अलग अलग जगह दर्द होना, तो स्पैज्मोडिक जो पेन है, यानी कि पेट के आसपास, कमर के आसपास जो है ना, वो उस रीजन में उन्हें दर्द होता है ना। और यदि उनके ब्रेस्ट रीजन में सेंसिटिविटी कोई भी जनरेट होती है, या उनके जो है ना प्राइवेट पार्ट से येलो डिस्चार्ज होता है, तो ये जो मेट्रिकारिया कैमोमिला है उसमें बहुत बेहतर तरीके से यूज होता है। और इन डिजीज के अलावा बहुत सारी ऐसी और चीजें हैं कि जो कैमोमाइल के अंतर्गत आती हैं। तो जानिए, ये बहुत बड़ा पौधा है और आज पूरा टाइम मुझे लग रहा है इसी पर लग जाएगा, तो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इस वीडियो को मिलने पर आप इसको सुनकर, चाहे आपको 5 बार सुननी पड़े, 10 बार सुननी पड़े, सिर्फ 30 मिनट की होगी, तो इन नोट्स को जरूर बनाइएगा। जितना आप सुनेंगे, जितना नोट्स बनाएंगे, उतने ही स्किलफुल डॉक्टर तैयार होंगे आप, है ना। और क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जिसमें आप कभी भी, आपकी जो स्किल है बेकार नहीं जाती, जाया नहीं जाती। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ये जो वर्ड है, जो शब्द है कैमोमाइल, ये ग्रीक वर्ड से आया है, कैमेमिया मिलियन, है ना। कैमा कैमाए मेलोन नाम वर्ड से आया है, जिसका अर्थ होता है अर्थ एप्पल। यानी कि कामा मीन्स का मतलब होता है, कामा मीन्स ऑन द ग्राउंड, और मेलन का मतलब होता है एप्पल। तो इसकी क्योंकि जो सेंट है वो लगभग लगभग एप्पल की तरह से आती है, एप्पल प्लांट की तरह से आती है, तो इसीलिए इसकी जो स्मेल है, सेंट है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, एप्पल, है ना। तो अर्थ एप्पल के नाम से इसलिए इसको जाना जाता है, हम इसे अर्थ एप्पल का नाम देते हैं। और जो मेट्रोकारिया वर्ड है, ये लेटिन वर्ड मैट्रिक्स से निकला है, जिसका मतलब होता है वॉर्म, यानी कि गर्भाशय। मेट्रोकारिया कैमोमिला जो है गायनोलॉजिकल कंप्लेंट्स में बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे पीरियड्स के दौरान जब उनको अकड़न जकड़न होती है, शरीर में दर्द होती है, उसमें ये बहुत बेहतर मेडिसिन का काम करती है। इसके अंदर एंटी स्पाज्मोडिक, जैसे मैंने बताया ना, स्पैज्म उठना, एब्डोमन, पेट के एरिया में स्पैज्म उठना, है ना, स्पैज्मोडिक पेन, चाहे वो कमर दर्द हो, और शरीर के किसी भी एरिया में जो स्पैज्मोडिक पेन होते हैं उनके ऊपर, इसका मतलब ये, इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी है, एंटी स्पैज्मोडिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी, है ना। और ये इंटेस्टाइनल, जो पेट में मरोड़ उठते हैं, क्रैम्प्स, इंटेस्टाइनल क्रैम्प्स, और स्टमक जो पेन होता है, या स्टमक में जो मरोड़ उठते हैं, उसके लिए बहुत बेहतर मेडिसिन है, और ये चमत्कारिक तरीके से काम करती है। और अगर आपको बात करें तो इसमें 120 केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो एक हर्बल मेडिसिन के तौर पर इसको लेकर चलते हैं। तो हर्बल मेडिसिन के तौर पर अगर स्टमक में कोई भी घाव हो गया है, सोर हो गया है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो गया, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मतलब आपको जो छोटी आंत का अल्सर हो जाता है, और उसमें बार बार आपको जो कुछ भी खाते पीते हैं वो पचता नहीं है, सीधा निकलता है, ठीक है। तो अगर आपको स्लीप की प्रॉब्लम है, या अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा, तो एज ए लेग्जेटिव भी हम इसको यूज करते हैं, है ना। तो ये सारी चीजों में यूज करते हैं हम इसे। और एंटी स्पाज्मोडिक तो ये है ही है, और कोलेस्ट्रोल को भी, ये आपके शरीर में यदि कोलेस्ट्रोल की मात्रा ज्यादा हो रही है उसको भी कम करता है। और इसके अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है बिसाबोलोल, बिसाबोलोल,
जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जो एंजाइम पेप्सिन है उसको कम करने में, जो कि स्टमक द्वारा सेक्रीट किया जाता है। तो इसीलिए जो जितनी भी गैस्ट्रिक कंप्लेंट होती हैं वो दूर हो जाती हैं इस मेडिसिन से, मेट्रिकारिया कैमोमिला से। और ये जो प्रमोट करता है एपिथेलाइजेशन एंड ग्रेनुलेशन ऑफ द स्किन इन द अफेक्टेड एरिया। एपिथेलाइजेशन का मतलब है यदि आपके स्किन पर कोई घाव है तो ये बड़ी जल्दी से भरने लग जाता है, उसको उसके ऊपर दाने दाने इकट्ठे कर देता है, यानी कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बहुत जल्दी कर देता है, जिससे वो जो घाव है आपका जो दिख रहा है वो जल्दी से जल्दी कवर हो और वो ठीक हो जाए। कैमोमिला नर्वस सिस्टम के ऊपर भी बहुत अच्छा काम करता है। यदि किसी को इरिटेबिलिटी है, स्पैज्म आते हैं, उसको कन्वल्जन्स आते हैं, है ना, जैसे दौरे पड़ना, तो उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है। किसी को बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, प्रोस्ट्रेट एरिया में मूत्र के जगह उसको यदि कोई भी समस्या आ रही है तो उसमें भी बहुत अच्छा यूज होता है प्रोस्टेशन में। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है इंटेस्टाइन की, हमारी माउथ से लेकर हर ऑर्गन पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वहां जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटेस्टाइन की, जैसे क्योंकि ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन की तरह काम करता है, और ताकि अगर किसी को डायरिया हो रहा है, डाइसेंट्री हो रही है, पेचिश हो रही है, तो उसको ठीक किया जा सके। और ये जो है स्टमक पर बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, राइट जी। और ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, छोटे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रेमेडी है, बहुत अच्छी औषधि है। और इसके पेशेंट का जो करेक्टरिस्टिक है वो जान लीजिए, वो हाईली इमोशनल होता है, टेम्परामेंटल होता है, पता नहीं कब उसे गुस्सा आ जाए और कब, ओवर सेंसिटिव होता है, छोटी छोटी बातों पर बुरा मनाने वाला, ओवर सेंसिटिव, है ना। और उसका बैड टेम्पर होता है, बहुत ज्यादा रूड बिहेवियर करता है, झिड़क कर बोलता है, किसी को भी बोलता है ना। तो इस तरह की पर्सनालिटी को लगभग आपके पास भी यदि, क्योंकि हम तो एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर्स को कभी भी गुस्से में नहीं आना चाहिए, ठीक है। और इसीलिए वैसे तो अगर आम आदमी इस तरह के लोगों की जो पर्सनालिटी है उनको सहन नहीं कर सकता है। और पेशेंट जो है ना, पेशेंट भी पेन को सहन नहीं करता है। अगर उसको हल्का सा भी पेन हो जाए तो वो जल्द से जल्द चाहता है कि बस उसके इंस्टेंट रिलीफ मिल जाए, बस अभी दवाई खाई और अभी दर्द बंद। तो उसका आप समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति का बिहेवियर कैसे होगा, किस तरीके से वो चलेगा, है ना। और पेशेंट बहुत ज्यादा अपने बिहेवियर में बड़ा अगली होता है और अनसिविलाइज्ड होता है, बारबेरियस होता है, बारबेरियस इन नेचर। बारबराइन नेचर का मतलब होता है कि अनसिविलाइज्ड, जैसे जो अनपढ़ लोग बिहेव करते हैं या जो आदिवासी लोग बिहेव करते हैं उस तरह का बिहेव वो करता है ना। जो पेशेंट जो है लड़ाई कर लेता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाना, है ना, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और बड़ा ही मतलब रूड बिहेवियर, रफ सा बिहेवियर होता है, ना तो किसी से ज्यादा उस समय बात करना पसंद करेंगे, है ना। अगर कोई उन्हें छू भी ले या उन्हें कोई देख भी रहा है तो उनको सहन नहीं होता, है ना। तो इस तरह के जो पेशेंट हैं बड़ी जल्दी रोने वाले भी होते हैं, एंग्री हो जाते हैं अचानक ही, और बिल्कुल हल्की सी बात पर ही गर्मा गर्मी में आ जाते हैं, स्लाइटली ऑफेंसिव हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में कहें। और इस तरह के जो करेक्टर की, अगर फीमेल्स की बात करें तो वो झगड़ालू होती हैं, ऑब्स्टिनेट, बड़ी जिद्दी होती हैं, है ना, और सनकी होती हैं। और हर और उनके जो है ना और वो बड़ी तेजी में रहती हैं हमेशा। और उनके जो मेंसेस भी स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा तेजी से आते हैं, और इस समय वो उनके पास भी अगर कोई चला जाए ना तो वो सहन नहीं कर सकती हैं और वो बड़ी चिड़चिड़ी अवस्था में हो जाती हैं। और यदि अगर इसके बात करें तो ऐसे व्यक्ति का जो कंप्लेंट पॉइंट है क्या रहता है, हेडेक, है ना। वो कहता है कि आधे जो सिर में, ब्रेन में उनके दर्द रहता है। और उनको जो है ना हमेशा उनको ये रहता है कि अगर मैं पीछे की तरफ अगर सिर करूंगा तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और ऐसे पेशेंट को हमेशा गर्मी लगेगी, पसीना आएगा उनके स्कैल्प में और उनके माथे के रीजन पर। और उनको ज्यादा पसीना कब आता है, जब वो सोते हैं, और उनके इतना पसीना आता है कि उनके बाल भी गीले हो जाते हैं। और इस तरह की स्थिति में जो है हेडेक बहुत ज्यादा नोट किया जाता है कि सिर दर्द होता है ना। ये जो भी फिर इस तरह की जो लेडीज होती हैं, वो विमेन, वो ज्यादा थकावट महसूस करती हैं, और
इनका जो जब भी सर दर्द होता है तो शाम का जो 9 बजे होता है, 9 PM के आसपास ज्यादा तेज हो जाता है। और यदि इन्हें बिजी कर दिया जाए किसी काम में तो ये इनको दर्द का एहसास नहीं होता। तो इस तरह के जो पेशेंट है उनके कंजक्टिवा, आंखों में जो है ना कंजक्टिवा डेवलप हो जाता है, और उनके जो लिड्स हैं, आंखों की जो लिड है वो उनमें अकड़न आ जाती है, और स्मार्टिंग पेन होता है, बड़ा खिंचावट वाला पेन होता है, बस है ना, इसलिए वो चिड़चिड़े होते हैं। तो हमें अगर इनके टेम्परामेंट को अगर हम समझ लेंगे तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आप को तुरंत समझ में आ जाएगा कि इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन हमने देनी है, राइट। और जो इस तरह के जो पेशेंट है वो कान की क्या कंप्लेंट करते हैं कि वो बड़े मतलब फ्रेंटिक हो जाते हैं, बड़े उनको सहन नहीं होता जो पेन होता है ना, कान का पेन। वैसे तो किसी को भी सहन नहीं होता, लेकिन इन ये जरूर से ज्यादा रिएक्ट करते हैं उस चीज को लेकर। और जब इनके कान में कोई घाव हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, है ना, तो ऐसा लगता है उनको जैसे किसी ने जो है ना सिलाई कर दी हो अंदर से, ऐसा स्टिचिंग टाइप पेन होता है इनको। और इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनके कानों को किसी ने रोक दिया हो, बंद कर दिया हो। और कई बार इस तरह उनको इनके कानों में ना रिंगिंग बेल सुनाई देती है। और वो किस तरह से सुनाई देती है, स्पेशली जब उनके कान में हल्की सी यदि कोई ब्लीडिंग आ रही है किसी भी रीजन से। और इस पेन के दौरान वो बड़े सेंसिटिव हो जाते हैं कोल्ड के, उनकी जो वो बड़ी जल्दी ठंड को पकड़ लेते हैं। और ऐसी स्थिति में यदि उनके पास ले जाके आपने कोई म्यूजिक चला दिया तो वो टूट कर पड़ेंगे आपके ऊपर। तो ध्यान रखिएगा ऐसे पेशेंट को ट्रीट करते हुए, है ना। वो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आप जैसे ही वो पेशेंट आता है तो आप समझ पाते हैं, और उन्हें एक रोवरिंग साउंड सुनाई देती है। यदि ऐसा लगता है कि उन्हें रोरिंग साउंड जैसे झरने से पानी गिरता है और बिल्कुल पानी की जो रशिंग आउट, निकलने की जो साउंड आती है, तो इस तरह से होता है। और उन्हें मतलब ऐसे लगता है जैसे कान से कोई मतलब गर्म पानी निकल कर जा रहा हो, उन्हें ऐसा सब एहसास होता है। और ये इस तरह के जो पेशेंट होते हैं बड़ी जल्दी इनको स्मेल आ जाती है किसी भी चीज की। और इनको कोराइजा, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं तो कोराइजा डेवलप हो जाता है, कोल्ड कफ कोराइजा, है ना, नाक बहना शुरू हो जाता है। और इनको जो है ना नोज से जो है ना गरम गरम डिस्चार्ज निकलता है, नाक बंद हो जाता है। और इसकी वजह से जो ये जो पेशेंट है सो नहीं पाता। तो हमारी अपनी इस पैथी में नेजल ड्रॉप भी, आपको जैसे जैसे क्लासेस लगेंगी आपको हर चीज बताऊंगा कि अपनी फेस क्रीम कैसे तैयार करें, नेजल ड्रॉप कैसे तैयार करें, बहुत सारी और चीजें हैं बनाने के लिए। आप ही की आपकी जो 114 प्लांट की मेडिसिन है ना फ्रेंड्स, आप ये लगा के चलिएगा, कमाल है। इस जैसा मिरेकल मैंने आज तक नहीं देखा है। और स्किन जो है, नोज के ऊपर जो स्किन है ये रिंकल्ड हो जाती है, होती है ना बार बार, अगर आपको कोराइजा हो, ये ऊपर की तरफ आप चढ़ा कर रखते हैं, तो यही चीज है। उनको ये लगता है कि जैसे कोई चीज चल रही है ना, कोई चीज चल रही है उनकी नाक में। और उनकी आंखों से भी जो है ना पानी निकलता है, लैक्रामेशन होता है। और पेशेंट जो है ना बिल्कुल उनको तुरंत कोई ना कोई स्मेल तुरंत आ जाती है। और इसी वजह से उनको जो है ना कई बार जो है ना नोज से उनको हल्की सी क्लोटेड जो ब्लीडिंग आती है, तो जैसे कई बार नाक के अंदर ही कैपिलरी फट जाती है और वो जम जाता है, जो नोज का जो म्यूकस हमारा जो निकलता है तो वो वहीं जम जाता है। तो इस तरह का उनको जो फीलिंग है वो होती है। और उनके अगर फेस की बात करें तो अगर अगर उनका आप फेस देखोगे तो रेडनेस ऑफ द चीक, ये इसका एक है कि भी उनके जो चीक हैं वो लाल हो जाते हैं। और एक साइड का जो उसका उनका जो चीक होता है वो रेड एंड हॉट, और अदर जो दूसरी साइड का जो उनका चीक होगा वो पेल एंड कोल्ड। देखिएगा, अब ये दो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आ गई ना। अब एक तरफ का आपको अगर आप देखोगे उसको नोट करोगे तो रेड और हॉट, दूसरी तरफ का देखोगे तो क्या होगा, वो कोल्ड एंड येलो। तो ये चीज आपने पहचाननी है, बस इतनी इतनी छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना है ना। और ये जो इस तरह का जो फेस होता है ऐसे पेशेंट का, थोड़ा सा पेल, है ना, संकन थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ, वो क्योंकि जब आपको बार बार पेन का एहसास होता है तो ऐसे ही तो होता है ना, अरे क्या करें। तो नर्व पेन जो होता है, जो ये न्यूरल्जिक पेन बोलते हैं, यदि फेस के रीजन में कहीं भी आपको दर्द होता है, दांत का दर्द भी न्यूरल्जिक पेन में आता है,
है ना, ट्राइजेमिनल नर्व की वजह से। वो भी हम ब्रेन का जब पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो नर्व जो पेन है इन द फेस वो बहुत ज्यादा कॉमन होता है, और इस तरह का पेशेंट जो है उनको गरम गरम पसीना आता है सिर पर, और जो फेशियल पेन है वो बढ़कर उनका कानों तक आता है ना। फेस पर उनको पसीना महसूस होता है, स्पेशली जब वो पानी पीते हैं या खाना खाते हैं उसके बाद उनको पसीना बहुत ज्यादा आता है, और उनको थोड़ा सा सख्त महसूस होता है, जर्क महसूस होता है फेशियल मसल्स के ऊपर और टंग के ऊपर। समटाइम्स उनको ऐसा लगता है कि किसी ने सुइयां चुभा दी हो, ऐसा पेन होता है, और उनको अंदर के कान तक महसूस होता है, दांत तक उनको दर्द महसूस होता है, और इसकी वजह से उनका जो जबड़ा है जो है वो वीक फील करते हैं कि बोले यार सहन नहीं हो रहा। और इस तरह का जब भी पेशेंट माउथ की कंप्लेंट करेगा तो ध्यान रखिएगा, जो माउथ की कंप्लेंट लेकर आएगा तो स्लाइवेशन होगा ऐसे पेशेंट में, उनके जो दांत में दर्द होगा बड़ा कॉमन होगा, और स्पेशली वीमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान उनको बड़ा देखने को मिलता है। और जो टूथेक होता है उनको जो दर्द होता है, किसी भी वार्म और या किसी अगर वो कॉफी पी रहे हैं, कोई हल्का सा चीज गर्म लगी तभी उनको वो होना शुरू हो जाता है दर्द, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको कि ओवर सेंसिटिव होते हैं ऐसे पेशेंट। और जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो टंग उनकी थिक होती है, वाइट येलो उसके ऊपर परत चढ़ी होती है, तो इस तरह से उनको यहाँ टंग में भी जो है ना सख्तपन महसूस होता है, जर्किंग महसूस होता है, जर्क। और उनके जो मुंह से जो स्मेल है वो बैड ब्रेथ आती है ना, और बिटर टेस्ट उनका जो है ना कड़वा मुंह रहता है हमेशा। और जो इस तरह के जो पेशेंट हैं उनके जो टीथ हैं वो थोड़े बड़े होते हैं। अब थ्रोट की कंप्लेंट की बात करें तो पैरोटिड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड, पैरोटिड और सब मैक्सिलरी जो फूल जाती है ना, पैरोटिड और सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स आर सोलन। सो इस तरह से जो होता है तो उनके जो थ्रॉट में पेन होना शुरू होता है, तो यहाँ भी उनको काफी दिक्कत आती है, दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और पेन जो है अने मतलब पेशेंट को जो है ना इतना पेन होता है थ्रोट रीजन में भी, ना तो वो कुछ निगल सकता है ना, और उनकी आवाज बैठी होती है, ऐसा लगता है लैरिंक्स पूरा ही बैठ गया हो। और उनको टिकलिंग ड्राई कफ होता है। टिकलिंग ड्राई कफ का मतलब होता है कि आपको जैसे कफ तो आ रहा है, आपको जो है ना खांसी तो आ रही है, लेकिन उसमें ऐसे चुभन सी महसूस होती है, तो टिकलिंग कफ। और जो चेस्ट है उनकी टाइट हो जाती है, सफोकेटिव हो जाती है कफ की वजह से, कि बार बार मतलब सांस लेने में भी दिक्कत आती है उन्हें। और उनको दिन के समय पर उनको ये होता है कि कड़वा कड़वा एक्सपेक्टोरेशन बाहर आ रहा है, यानी कि जो कफ बाहर आ रहा है कड़वापन लिए बाहर आ रहा है, और इसलिए। और कफ जो है उनका बिगड़ जाता है रात को 9 से 12 के बीच में सोने के दौरान। और उनको जैसे अगर कोई बच्चा होता है, बच्चे की चेस्ट में हम रेटलिंग साउंड सुनते हैं, खर खर की आवाज जो आती है ना, जो बच्चा सांस लेता है तो माए भी कई बार उठ जाती है कि मेरे बच्चे का जो बेचारे को नींद नहीं आ रही क्योंकि उसकी जो छाती है भरी हुई है, तो रेटलिंग साउंड हमें देखने को मिलती है। और उनको गुस्सा बड़ी जल्दी आता है, अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है उनको, है ना। और हेड और बैक में उनको दर्द का एहसास होता है। और ऐसे व्यक्ति की अगर बात करें, यदि हम स्टमक की बात करें तो उनको गैस्ट्रेल्जिया की प्रॉब्लम रहती है, बार बार गैस बनना, हाइपर एसिडिटी की शिकायत होना, और उनको ऐसे लगता है कि पेट में इतना भारीपन लगता है जैसे पेट में किसी ने पत्थर रख दिया हो, स्टोन रख दिया हो, है ना। और इनको बिलियस वॉमिटिंग आती है, और उसकी वजह से इनके जो स्टमक में बहुत ज्यादा पेन होता है, और जैसे कै की साउंड आती है ना, इस तरीके से वो जो है ना साउंड करते हैं वॉमिट करते हुए। ये इस तरह की जब भी कंडीशन होती है, और इनको हमेशा इनको जो स्मेल आती है वो क्या आती है कि जैसे सड़े हुए अंडे की बदबू वाली स्मेल इनको आती रहती है। और इसके बाद जब ये कोई चीज पीते हैं खाते हैं तब भी इनको पसीना आता है। और वॉमिटिंग की बाद इनको प्यास लगती है, और प्यास के दौरान है ना ये सिर्फ क्या मांग करते हैं कि भाई कोई जो है ना हमें ठंडा पानी दे दे, या सार ड्रिंक्स जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, या कोई जलजीरा टाइप से हो गया, इस तरह के जो
है ना, या खट्टा जूस हो गया, इस तरह की चीजें ये ज्यादा पसंद करते हैं। तो यही जो चीजें हैं, इनको हमेशा इनको अवर्जन होता है कोई भी गर्म चीजों से अवर्जन होता है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया कि दे डोंट लाइक कॉफी, दे दे आर नॉट लाइकिंग कॉफी, दे डोंट लाइक कॉफी, क्योंकि वो गर्म होती है। अगर गर्म कॉफी दोगे तो ये लेंगे नहीं, क्योंकि इनको वॉमिटिंग की फीलिंग फिर से आ जाएगी अगर इनको कोई गर्म चीज दी गई तो। और एब्डोमिनल अगर हम पेन की बात करें तो कैमोमिला के अंतर्गत ये आता है कि कैमोमिला एक बेस्ट रेमेडी है यदि इसको किसी को यदि पेट में दर्द हो रहा है, पेट यदि फूल गया है ना, टाइम टू टाइम उनके पेट में दर्द होता है और इसकी वजह से उनके जो चीक हैं, उनके जो गाल हैं वो रेड हो गए हैं, है ना, और पसीना आने लग गया है, यही ये जो सारी चीजें हैं, तो पेट के दर्द की एक महत्वपूर्ण औषधि होती है। और अगर हम बात करें ऐसा पेशेंट और क्या शिकायत करेगा, रेक्टम और यूरिनरी कंप्लेंट ज्यादा पास करेगा। वो कहेगा कि भी पेशेंट के हिमोराइड्स डेवलप हो जाते हैं, यानी कि उनको बवासीर की भी प्रॉब्लम आ जाती है, पेनफुल फिशर्स हो जाते हैं, है ना। एनस रीजन पर जो जिससे हम फीसिस बाहर निकालते हैं, तो एनस रीजन पर हिमोराइड्स डेवलप हो जाते हैं, उससे ब्लीड होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी चीजें आती हैं, वहां उनका जो एनस है वो फूल जाता है और ऐसा लगता है कि वहां छोटे छोटे जो है ना दाने से निकल आते हैं, और इस वजह से उनको कॉन्स्टिपेशन भी बन जाती है, और जैसे वो करते हैं तो उस पर ब्लीड होने की जो है ना शिकायत रहती है। और जब भी यूरिन पास होता है तो येलो होता है, और इनको जैसे यूरिन पास होगा तो इनको ये महसूस होगा कि उस पे जो है ना स्टिचिंग पेन आ रहा है। ऐसे जब यूरिन निकलेगा तो उसके बाद अंदर से जलन, बहुत ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सुइयां चुभा दी हो। तो इस तरह का उनको एहसास रहता है। और फीमेल्स अगर बात करें तो उनको जो है ना डार्क ब्लड या लेबर लाइक पेन, जब प्रेगनेंसी के दौरान लेबर पेन होता है तो उसी तरीके का उनको पेन महसूस होता है, और इतना पेन होता है टोलरेट नहीं कर सकती हैं लेडीज, और उनको जो है ना वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम आती है, ल्यूकेरिया की प्रॉब्लम आती है, और ल्यूकेरिया भी उनका वाइट रूप में नहीं आएगा, वो येलो डिस्चार्ज के रूप में आएगा, है ना। और उनके जो निपल्स हैं वो भी टेंडर और इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, कि बिल्कुल हल्का सा वो हाथ भी लगाती हैं तो उनको बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो इस तरह के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना, और उनको जो है ना पीरियड्स में लगातार पेन होते हैं, है ना, और उनके थाइज रीजन में ज्यादा दर्द रहता है, और बहुत ज्यादा फ्लो की शिकायत रहती है उन्हें। उनको इसी वजह से उनको बहुत ज्यादा एंगर और इमोशंस भी उनके बहुत ज्यादा होते हैं, स्थिति को अगर हम बात करें तो। और उनके जो डिस्चार्ज होता है, जो उनका जो पीरियड्स का जो ब्लड निकलता है, तो फाउल ब्लड, उसमें स्मेल आती है ना, और ब्राइट रेड कलर का निकलता है, और उनके उसके साथ साथ ऐसे थक्के निकलते हैं, काले काले धब्बे। तो इस वजह से, और उनको हाथों पैरों में ठंड का एहसास होता है, उनको थर्स्ट भी बहुत ज्यादा लगती है। तो ये देखिए कि जो मेट्रोकारिया कैमोमिला है, आप अगर बात देखें कि मेट्रोकैरिया कामामिला का जो पेशेंट है वो इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक लेकर आगे बढ़ता है, इस तरह के उनमें गुण और विशेषताएं होती हैं। तो ये चीज अगर आप याद रख लेंगे ना, तो आप जानिएगा कि आप कभी भी मात नहीं खाएंगे, आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ इसको कौन सी मेडिसिन देनी है, S1, क्योंकि S1 में क्या है, मेट्रिकारिया कैमोमिला है, ये पौधा मिला हुआ है, और इसके जो लक्षण हैं, इसके जो सिम्टम्स हैं ऐसे ही हैं, तो हम इसको ये मेडिसिन दे दें, बस इतनी सी बात है। डोज एंड डाइल्यूशन आपको बनाना आ ही जाएगा जैसे जैसे ये कोर्स खत्म होगा, तो यू विल बिकम ए परफेक्ट डॉक्टर। तो लेकिन एक इलेक्ट्रो होम्योपैथ के डॉक्टर को इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि आज के इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। 30 मिनट की ये वीडियो है, आज शायद थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। तो आज आपको हमने बताया मेट्रोकारिया कैमोमिला के बारे में। कल हम एक नए पौधे के साथ आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।